a scheme for 25,000 crore rupees called the Niryat Disha, which is a part of the export promotion mission. In Niryat Disha, we are working out the specific scheme guidelines which will be issued very shortly. We intend to cover the costs for mandatory standard and certification that are required by the importing countries. It will help many more people get into the export of fish, and our effort will be to diversify market and encourage new fishery farmers and fishing establishments look at export rather than just look at the domestic market. Thank you, sir. Question number 222 222 एक मिनट माननीय मंत्री श्री अरूप चक्रवर्ती सर 222 माननीय मंत्री गया है माननीय सदस्य सर पिछली 2 साल से पीएम किसान प्रकल्पों के अंदर जितना बजट हुआ था वो कितना खर्चा हुआ है उसका 1 साल में कितना हुआ उसका रिपोर्ट नहीं है। सिंस 2 years बैक किसान प्रकल्प का अधीन में जितना आपको बेनिफिशियरीज है उसका नाम नोटिफिकेट किया गया, कितना संख्या का नोटिफिकेट किया गया है ये हम जानना चाहता है। सिंस 2 years बैक कितना किसान का नाम आपको नोटिफिकेट किया गया है, कितना को सुविधा मिला है, कितना को नहीं मिला है, ये जानना चाहता है। दूसरा है सर ओके सप्लीमेंट्री पूछ लेना आप एक का जवाब दे देना। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं उनके राज्य की बात है। उन्होंने 7 किस्त तक राज्य को लाभान्वित नहीं किया, भारत सरकार की योजना को लागू नहीं किया। अब वो पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष में क्या बजट था। तो बजट तो मेरा ये किसानों के लिए उनकी मांगों के लिए पूरा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने राज्यों में उसे लागू नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो राज्य की है और कृषि विभाग राज्य के किसानों के हित के बारे में सोचते हैं। केंद्र सरकार तो किसानों को फायदे के लिए योजनाओं को लागू करती है। उन योजनाओं को के राज्य सरकार को लागू करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हर्ज हुआ ये तो स्टेट गवर्नमेंट बताए। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, I am getting the answer from the Honorable Minister. I am not satisfied as the Bengal government, West Bengal government 1 crore 9 लाख किसान को 2 बार पैसा देता है, 5-5 हजार करके 2 बार। हम लोग नहीं करता है, जो बात बोला ये गलत है। सेकेंडली सर, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि हम लोग को जितना हमारा मेंबर है पार्लियामेंट में सबके लिए 5 लाख रुपये 5 करोड़ रुपया ईयरली दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो पैसा बांटता है गरीब आदमी के लिए, छोटा छोटा काम के लिए, देखा जाता है 18% पैसा 5 करोड़ से निकाल लेता है जीएसटी में। 5 करोड़ नहीं मिलता है, 96 लाख रुपीज। अन्य सदस्य ये प्रश्न इससे संबंधित नहीं है सर। इसमें क्या हम किसान का मदद भी नहीं कर पाता है। अगर कोई किसान अपना जमीन में 4 बीघा में काम करेगा, हमसे एक तो सबमर्सिबल मांगेगा, हमारा पैसा नहीं है, 5 करोड़ आप हमको नहीं देता है। मंत्री जी, ये तो प्रश्न से कोई संबंधित नहीं है। हमारा भारत सरकार जो कृषि विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट को किसान के
लाभार्थी के लिए जो योजनाएं दी हैं उसको लागू करना तो स्टेट गवर्नमेंट में है, और एमपी फंड का तो इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। श्री के ईश्वर स्वामी। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவசாயிகளுக்கு தொலைதூர பகுதிகளில் மோசமான இணைய அணுகல் மற்றும் டிஜிட்டல் திறன்கள் இல்லாததால் ஆன்லைன் கேஒய்சி மற்றும் படிவத்தை நிரப்புவது கடினமாகிறது. சரிபார்ப்பு விதிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் மாற்றங்கள், தரவு பிழைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் செய்யப்படாத நிலப்பதிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. விவசாயிகளுக்கு ஆதார் பதிவுகளில் பெயர் பொருந்தாதது அல்லது அவர்களின் வங்கி விவரங்கள் தெரியாமல் இருப்பது பணம் செலுத்துவதை தடுக்கிறது. ஆதார் அடிப்படையிலான கட்டண முறை, ஏபிபிஎஸ் மற்றும் தரவு பிழைகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் பணம் செலுத்துவதில் தோல்விகள் மற்றும் நீண்ட காத்திருப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். விண்ணப்பம் மற்றும் உரிமை கோரல் தீர்வுகளுக்கான நீண்ட மற்றும் சோர்வான செயல்முறைகள் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துவதில்லை. கொடுப்பனவுகள் பற்றிய சீரற்ற வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் மோசமான தொடர்பு விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை சிதைக்கிறது. எனவே இது போன்ற நிலைமையை சரி செய்ய அரசு கவனம் செலுத்துமா என்று அமைச்சர் மூலமாக அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, ये तो राज्य सरकारों का काम है कि वहाँ किसानों का दस्तावेज या अन्य जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करने का, ये केंद्र सरकार का काम नहीं। ये इनका कहना है कि जो सही है, केवाईसी और भूमि दस्तावेज को मिलाने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप राज्यों को डायरेक्शन देना कि वो इन दस्तावेजों को ठीक करें। निश्चित रूप से। श्री मितेश पटेल। अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान योजना में करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिसके कारण उन सभी पात्र किसानों को बिना किसी त्रुटि के उनके ही खाते में और समय पर लाभ की धनराशि पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीएम किसान योजना में लाभ को किसानों के खाते में बिना किसी त्रुटि के पहचानने में सरकार ने क्या उपाय किए हैं? किसी भुगतान के विफल होने पर सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का प्रश्न बहुत ही सही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा है। 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 11:50 पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। आईजीएनपी के RD 507 का हवाई सर्वेक्षण यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे। उसके बाद 12:50 पर लूणकरणसर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन यहां पर करेंगे। लूणकरणसर को विकास कार्यों की मुख्यमंत्री याद सौगात देने वाले हैं। जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और उसके बाद 3:55 पर सीएम का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बीकानेर जाएंगे। लूणकरणसर की जनता को आज विकास कार्यों के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सौगात देंगे। जयपुर से खबर है, जहां राजधानी में नहीं थम रही धमकी का मामला, धमकी का सिलसिला यहां पर नहीं थम रहा है। दोबारा सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर खाली करा दिया है। बम निरोधक दस्ता बम की तलाश कर रहा है। वेस्ट जिला पुलिस मौके पर मौजूद है और अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस परिसर में मौजूद है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सेशन कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर को खाली करा दिया है। बम निरोधक दस्ता बम की तलाश यहां पर लगातार कर रहा है। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर से सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ये बड़ी खबर। तो सेशन कोर्ट को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है और
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जयपुर में एक बार फिर से सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है, कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, लगातार जयपुर में मेल करके दहशत फैलाने का काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि कई बार इस तरह की जो मेल जयपुर में अलग अलग जगह की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट परिसर से लेकर तमाम जो स्कूल है उनको भी ये मेल इसी तरह की मेल मिली थी, लेकिन अब तक जो मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि सेशन कोर्ट को मेल मिली थी। उसके बाद बनीपाल थाना पुलिस ने संबंधित जितने भी एजेंसी थे उनको सूचना दी। उसके बाद मौके पर सर्च अभियान चलाया गया। बहरहाल बम जैसी कोई भी वस्तु नहीं मिली है, क्योंकि एहतियात के तौर पर भी जाब्ता मौजूद है। बम निरोधक दस्ता ने भी पूरे परिसर को खंगाला है, लेकिन बम जैसी कोई वस्तु मिली नहीं है। जी राकेश, एक के बाद एक मतलब इन दिनों में काफी बार हाई कोर्ट को धमकी मिल चुकी है, सेशन कोर्ट को कई बार धमकियां मिल चुकी है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कामकाज है उस पर काफी फर्क इन बम की धमकियों से मिलता है, क्योंकि कोर्ट परिसर को खाली करा लिया जाता है और इससे काम पर बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस तरह की जो धमकी मिलने के बाद बिल्कुल जो कामकाज है वो ठप हो जाता है, और जिससे आमजन और कोर्ट में तो ये हालत है कि जो पक्षकार है, वकील है, जो केस की सुनवाई होनी है वो भी प्रभावित होती है। इस लगातार इस तरह की जो धमकी देने वाले हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी ने झाड़ू लगाई है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में स्वच्छ कार्यालय अभियान संपन्न हुआ है। मंगलवार सुबह 10 से 11 बजे तक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम यहां पर चला है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने स्वयं अधिकारियों के साथ झाड़ू थामकर यहां परिसर में सफाई की है। डीजीपी राजीव शर्मा की सक्रिय सहभागिता से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य भर की सभी पुलिस इकाइयों में यह अभियान चला है। सभी अधिकारी और कर्मचारी की अभियान में अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित, स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण का यहां पर संदेश भी दिया गया। तो जयपुर से खबर है, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजकीय कार्यालयों में सफाई की गई और इसी के तहत डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने भी पुलिस मुख्यालय में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की है और स्वच्छता का संदेश यहां पर दिया है। प्रदेश में इस बार 7 महिलाएं आईएएस बनी है। इन सभी महिला आईएएस को दूसरे राज्यों का कैडर मिला है। यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को रैंकिंग दी गई है। इनमें राजस्थान के 21 युवा आईएएस शामिल है। प्रदेश के 21 में से सिर्फ 2 को ही गृह राज्य का कैडर यहां पर मिला है। इसमें उत्कर्ष यादव और उमेश कुमार मीणा शामिल है। शेष 19 आईएएस त्रिलोक सिंह, अंजू नरेश गोयल, हरिओम पांड्या, सिद्धार्थ पोखरना, रेखा सियाग, अपूर्वा सिंह, राम भरोस सहारण, पीयूष घटला, जितेंद्र कुमार, प्रज्ञा सैनी, जितेंद्र कुमावत, ज्योति, ममता, टीना, कल्याण, अमित मीणा, अभिषेक और दिव्यांश को दूसरे राज्य का यहां पर कैडर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत बाड़मेर दौरे पर। कैबिनेट मंत्री कुछ देर में जोधपुर से बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। आज बाड़मेर में सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिला स्तरीय प्रदर्शन का यहां उद्घाटन करेंगे। बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री है जोराराम कुमावत। विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का भी प्रचार करेंगे, यहां पर जानकारी देंगे। बाड़मेर जिले के प्रभारी जोराराम कुमावत का बाड़मेर दौरा, विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी यहां पर जोराराम कुमावत देंगे। तो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत बाड़मेर दौरे पर हैं, वे बाड़मेर के लिए रवाना हो गए हैं। एनटीसीए की 28वीं बैठक की तैयारी 21 दिसंबर को एनटीसीए की
बैठक आयोजित होगी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व में आयोजन होगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान से CWLW अरुण प्रसाद बैठक में शिरकत करेंगे। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व व इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी। और अब जयपुर के चोमू से खबर है, जहां कालाडेरा रीको स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर चोमू से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कालाडेरा रीको स्थित पंचम प्लाईवुड फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और आज सुबह की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फैक्ट्री परिसर में धुएं का गुबार उठा, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। किसी जनहानि की यहां अभी तक सूचना नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो जयपुर से खबर है, जहां विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश का हुक्का बार पर नकेल। जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में हब 40 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को हुक्का मिलने की जानकारी यहां पर मिली थी। मौके पर CIU टीम को भेजकर कार्रवाई कराई गई। मौके पर 23 हुक्का, 14 फ्लेवर, 23 चिलम में तंबाकू उत्पाद बरामद किया गया है। एक मैनेजर और 2 सर्विस करने वालों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। करीब 10 हुक्का पीने वाले के कोटपा एक्ट में चालान भी यहां काटे गए हैं। और अब मैक्सिको से खबर है, जहां मध्य मैक्सिको में प्लेन क्रैश हुआ है। मैक्सिको में प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ है। टोलुका में एक बिल्डिंग से ये विमान टकरा गया और यह हादसा हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। तो टोलुका में एक बिल्डिंग से ये विमान टकराया, उसके बाद क्रैश हो गया। तो मैक्सिको में भीषण हादसा हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश यहां पर हो गया और विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। और अब जयपुर शिक्षा विभाग से खबर है, जहां बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। गार्गी पुरस्कार योजना एवं बालिका प्रोत्साहन योजना के आवेदन की तिथि यहां पर बढ़ाई गई है और अब 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अभी तक 60% बालिकाओं ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है और अब बालिकाएं आवेदन और कर सकती है। इसकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। दोनों पुरस्कार की राशि DBT के माध्यम से 23 जनवरी को हस्तांतरित की जाएगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सचिव डॉक्टर अरुण शर्मा ने जानकारी साझा की है। डिडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संबंधित विभाग और एजेंसियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। औषधि नियंत्रक अधिकारियों को मेडिकल स्टोर की नियमित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी इस बैठक में कहा गया है, निर्देश दिया गया है और साथ ही बाहरी राज्यों से प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति रोकने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय बनाए जाने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद, जिला परिवहन और रेड कोर प्रभारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सम्मानित समारोह आयोजित किया जा रहा है और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस
और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज का ये दिन भारतीय सेना के ऐतिहासिक अप्रतिम शौर्य, अतुलनीय त्याग, अटूट राष्ट्रनिष्ठा की उस गौरव गाथा को स्मरण करने का, उस गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया ये युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें गौरव की भी अनुभूति हमेशा प्रदान करता है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान भी जगाने का काम करता है। इस युद्ध में भारत की सेनाओं ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय स्थापित करते हुए, रणनीतिक कौशल और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि घुटने के बल उनको आने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना विश्व इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत की सामरिक शक्ति और सैन्य नेतृत्व को वैश्विक मंच पर, दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठापित करने का काम किया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 4,039 भारतीय सैनिकों को भी वीर गति प्राप्त हुई, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के भी 248 बहादुर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 17 अमर बलिदानियों को ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि सेना में कितने लोग जाना चाहते हैं, 80% से ज्यादा युवाओं ने सेना में जाने की इच्छा प्रकट की। यह अपने आप में हमारे उन सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं, उनके जीवन का जो जीवन चरित्र है, उनका स्मरण है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सच में ये उन्हीं की प्रेरणा है जो आज भी देवभूमि के पूरी सेना को, जितने सैनिक आज देश की सेवा में समर्पित हुए हैं, उनमें से 17-18% सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से आज भी देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गाथाएं निश्चित रूप से हमारे देश को भी, हमारे समाज को भी लगातार प्रेरित करने का काम करेंगी। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं और आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को आधुनिक हथियारों, तकनीकी से सुसज्जित किया जा रहा है। इसका उदाहरण अभी हमारे
जनरल सबरवाल साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि लाहौर पहले यहाँ से क्या क्या पहुंचेगी, लाहौर यहाँ से पहले मिसाइल पहुंच जाएगी और हम घंटा घर पहुंचने में हमें बहुत देर हो जाएगी। तो सच में जब हमारे पास ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को भारत मां के लिए समर्पित किया हो, पूरी अपनी जवानी लगाई हो, तो हमारा देश कभी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हो सकता। और उस पर भी जो है सोने पर सुहागा कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक ऋषि की तरह, कर्म योगी की तरह अनवरत रूप से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सबको याद होगा जो हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि मेरा सेना के साथ ही बचपन बीता। मैं बड़ा हुआ तो सेना को देखते देखते बड़ा हुआ और युद्धों के बारे में, कहानियों के बारे में, भारत की जो सैन्य ताकत है उसके बारे में, दुनिया के अंदर किस प्रकार के सेना में नए नए नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में सुनने में मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता था। इसलिए मैं जानता हूं एक समय ऐसा भी था जब भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, कोई हथियार भारत की सेना को जरूरत पड़ती थी, तो हम छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी, छोटे छोटे हथियारों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, आयात करते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया का, जो दुनिया के सबसे पहली पंक्ति के कुछ देश हैं जो दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उस सूची में आज हमारे देश का नाम आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज भारत रक्षा सामग्री का लगभग, मैं अभी रक्षा मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में बड़ोदरा गया था, वहां से लौटते समय उनके साथ आ रहा था, तब उन्होंने बताया कि आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात एक वर्ष के अंदर भारत दूसरे देशों को रक्षा के उपकरणों की करता है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है, 50,000 करोड़ तक जाएगा, उससे भी ज्यादा जाएगा। जिस प्रकार से भारत के आज रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं है। और इस अभियान में भारत में निर्मित, जिसके बारे में मेजर जनरल साहब ने बताया यहां पर कि आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा दिया कि भारत आज नवाचार के मामले में, विज्ञान के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में आज दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले किस प्रकार के लिए भारत की सेना, जो हमेशा से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से रही है, शौर्य पराक्रम उसकी पहचान रहा है, वीरता उनकी पहचान रही है, लेकिन उनको एक गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आज समय बदल गया। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब देश की सेना युद्ध करती है, देश के सैनिक सीमाओं पर तैनात होते हैं, तो उस समय में उनको उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब गोली चलाने के लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। गोली आती है तो तोपों से उसका जवाब दिया जाता है। और आज का भारत वो नहीं रहा जो केवल कोई आतंकवादी घटना होगी, कोई घुसपैठ होगी, हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो केवल निंदा करके छोड़ा नहीं जाता है, चुप नहीं बैठा जाता है। ये नया भारत है जो कोई भी घटना होती है, दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने का काम भारत की सरकार भी करती है
और उनके बिलों में ही उनको नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना भी करती है। जिस प्रकार से पुरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है और पुलवामा के बाद पूरी दुनिया देखती है कि भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है। उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों को नामो निशान मिटाने का काम उन्हीं के अड्डों पर जाकर करने का काम भारत की सेना करती है भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सेना के या वीर जवानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे वो 40 साल से लंबी मांग सेना की थी, सैनिकों की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, सम्मान पूरा नहीं हुआ। इस मांग को भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन का तो मोदी सरकार ने किया। नेशनल बार मेमोरियल बनाने का निर्माण करना हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी हो, सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, रक्षा के अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे उनको सामान देने हो, अच्छी खाद्य सामग्री देनी हो, या बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। इतनी बड़ी संख्या में हमारे 20 योद्धा यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि मैं जब भी सैनिकों के बीच में कोई उनका डेमो देखता हूं या उनका कोई प्रेजेंटेशन देखता हूं, मुझे एक बड़े देश के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो बॉर्डर के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में तमाम सड़कें उस समय नहीं बनी। सीमा के उस पार देखिए तो सड़कें ही सड़कें, उस पार देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे यहां देश की आजादी के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन ये सुविधाएं नहीं बनाई गई, सड़कें नहीं बनाई गई, अच्छी अवस्थापनाएं सुविधाएं नहीं की गई। भाइयों बहनों, लेकिन आज समय बदल गया और पिछले 11 सालों में हमारे ही उत्तराखंड में जौलीकोंग से आगे लिपू लेक है और उस लिपू लेक तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता चाहे सेना हो या वहां जाने वाले लोगों को तय करना पड़ता था। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो, मजबूत इरादे हो, देश प्रथम की भावना हो कि मेरा देश सबसे पहले है, तो वहां लिपू लेक तक भी सड़क पहुंच जाती है। और आज हमारे देशवासी हो या हमारी सेना के लोग हो, आदि कैलाश के दर्शन भी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी भारत की सीमा के अंदर से कर रहे हैं। कैलाश के दर्शन भी हो रहा है, कैलाश मानसरोवर के। इस सड़क का निर्माण भी हमारे प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति के कारण से वहां संभव हो पाया। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब आप तेजी से हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे अनेक निर्णयों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अभी दूसरी जी ने बताया कि शहीद आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हम लोगों ने 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कारों को अलंकृत की जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक की राशि मिली। अभूतपूर्व से हमने उसको बढ़ाया है और परमवीर चक्र जो पहले उसकी राशि
50 लाख होती थी हमारे प्रदेश में, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 करोड़ रुपए किया है। और हमारा राज्य पहला राज्य है जहां हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अशोक चक्र की राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख और वीर चक्र, शौर्य चक्र की एक मुक्त राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही हमने सेवा मेडल और अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हम जहां एक और अपने वीर बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का हमने निर्णय लिया है, वहीं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो समय सीमा थी उसको भी बढ़ाकर 2 वर्ष से 5 वर्ष हमने किया है इसमें। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी तथा उससे पहले प्रशिक्षण, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं को भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट का भी हमने प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त अभी जैसा जोशी जी ने बताया, शानदार यहाँ पर हमारे राज्य के उन अमर शहीदों की, अमर बलिदानियों की स्मृति में चिरस्थायी के लिए, उनकी शहीदों की चिरस्थायी स्मृति के लिए हम देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं और वह भी हमारे अंतिम चरण में है। जल्दी ही उसका लोकार्पण होना है और जो प्रत्येक उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के साथ साथ देशवासियों के लिए जो देहरादून आएंगे उनके लिए एक बहुत पावन स्थल होगा, जहां पर हमारे सभी वीर बलिदानियों के आंगन की मिट्टी हमेशा वहां पर उनका स्मरण कराएगी। भाइयों बहनों, भारत ने जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए 1971 के युद्ध में अपने हजारों योद्धाओं को खोया था, आप लोगों ने देखा होगा। पिछले दिनों देखा होगा बांग्लादेश में, उस बांग्लादेश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा किस प्रकार से पाकिस्तान के निर्देश पर हमारे हिंदू भाई बहनों पर अमानवीय व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया। वहां के कुछ सांप्रदायिक लोग भारत को अपना दुश्मन मान सकते हैं, पर वहां की आम जनता जानती है कि अगर भारत की वीर सेना नहीं होती तो आज बांग्लादेश क्या होता, बांग्लादेश की क्या स्थिति होती। खैर, हमारी तो संस्कृति रही है कि हम सदैव पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, दुनिया को अपना घर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणमा लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये हमारी संस्कृति रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार का भाव भारत की संस्कृति में नहीं है। भारत की संस्कृति कहती है पूरा विश्व अपना परिवार है। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल, इस प्रकार की संस्कृति भारत ने अपनाई है। और जब भी दुनिया को भारत की जरूरत पड़ी है तो भारत और भारत की सरकार, भारत की सेना ने हमेशा बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की है। कोरोना महामारी के समय में भी पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। जब दुनिया के देशों में कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता पड़ रही थी और भारत के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन चाहिए थी, ऐसे समय में भारत की सरकार ने भारत के लोगों के साथ साथ एक एक व्यक्ति की चिंता करते हुए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, जिसने पूरी दुनिया का भरोसा भारत के प्रति और बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अभिभावक की तरह समस्त देशवासियों के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए
देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत विकसित भारत बने, ये संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। अपना एक एक क्षण और एक एक पल भारत माता को उन्होंने समर्पित किया है। परंतु बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की मुगल परस्त मानसिकता वाले लोगों को ये बात पच नहीं रही है, इसलिए वे लगातार